नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय आदिवासी वर्ग केंद्र में है। सरकार और विपक्ष दोनों ही उसे साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार लगातार नई योजनाएं, आर्थिक सहायता, वन अधिकार पट्टे, छात्रवृत्ति और स्वरोजगार कार्यक्रम लागू कर आदिवासियों को अपने पाले में बनाए रखने का प्रयास कर रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस जल, जंगल और जमीन के अधिकार को मुद्दा बनाकर आदिवासी विकास यात्रा के माध्यम से उन्हें एकजुट करने में जुटी है। लेकिन सारी कोशिशों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आदिवासी किसके साथ खड़े हैं। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकार और विपक्ष दोनों के फोकस में मध्य प्रदेश का आदिवासी वर्ग है। सरकार इस वर्ग के लिए लगातार योजनाएं लाकर इन्हें अपने पाले में रोकने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस आदिवासी विकास यात्रा के जरिए आदिवासियों को साधने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में सरकार लगातार ऐसी योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है जिनका उद्देश्य आदिवासी समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अधिकारियों के क्षेत्र में अधिक मजबूत बनाना है। वन अधिकार पट्टों के वितरण से लेकर स्वरोजगार योजनाओं, छात्रवृत्ति पोर्टल और कोचिंग कार्यक्रमों तक सरकार आदिवासी युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और आर्थिक रूप से सशक्त करने पर विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही साथ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आधारभूत विकास, सड़क, बिजली, आवास, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जनजाति जो आदिवासियों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सम्मान दिलाने का काम किया है कि आज पूरे भारत में एक आदिवासियों को एक पहचान मिली है। राजनीतिक परिदृश्य में ये बात भी साफ है कि आदिवासी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी ताकत रहे हैं। लगभग हर चुनाव में कांग्रेस इनकी ही बदौलत मुकाबले में टिकती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इनका झुकाव कांग्रेस की ओर हुआ तो पार्टी की सरकार बनी। इसे देखते हुए कांग्रेस एक बार फिर आदिवासियों को एकजुट करने में जुट गई। जंगल, जल और जमीन के अधिकार को मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने आदिवासी विकास यात्रा का पहला चरण पूरा कर लिया है और दूसरा चरण 15 दिसंबर से महाकौशल में आरंभ होगा। भारतीय जनता पार्टी केवल आदिवासी समाज को ठगने का काम करती है और जहां तक हमारे नेता प्रतिपक्षी जो है आदिवासी समाज से हैं, जो हमेशा समाज के लिए करते रहते हैं। 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में 47 सीटें एसटी यानी आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जो सत्ता के समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। कम से कम मध्य प्रदेश में तो ऐसा करने का साहस किसी राजनीतिक दल को नहीं है। लेकिन दूसरी ओर आदिवासी किसके साथ है, ये कहना भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने, फोकस में आदिवासी। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, चलिए परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। तीनों में हमारा बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा समर सिंह जी आपसे है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आदिवासियों को जल, जमीन के मुद्दे पर जो है साधने की कोशिश कर रही, पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन उसका जो असर है 2018 में आपको ज्यादा सीटें मिली थी, यानी कि 30 सीटें मिली थी और बीजेपी के खाते में 16 सीटें मिली थी। लेकिन इसके पहले की बात की जाए 2008 के चुनाव की बात की जाए, फिर 13 के चुनाव की बात की जाए, फिर 23 के चुनाव की बात की जाए, अभी वो जो है बढ़त कांग्रेस को नजर नहीं आ रही है। तो 28 को लेकर क्या तैयारियां हैं और कैसे आप आदिवासी वर्ग के हितों की रक्षा करेंगे, कैसे उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 करोड़ आदिवासी हैं। देखिए, पहली बात है कांग्रेस पार्टी के लिए आदिवासी समाज और आदिवासी हमारे भाई बहन वोट का इशू होने से ज्यादा इस प्रदेश की जो जनजाति है वो हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है और इस प्रदेश की धरोहर है जिसको बचाने का प्रयास हम लोग शुरू से कर रहे हैं। जहां तक की बात है आदिवासियों पर काम हो रहा है, बिल्कुल ये बात सही है आपकी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोनों ही आदिवासी फोकस करके चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि आदिवासियों को शोषण किस प्रकार से किया जाए और कांग्रेस पार्टी का जो ध्येय है वो यह है कि आदिवासियों की जनजाति संस्कृति को, उनकी अस्मिता को, उनकी जमीनों को, उनके जंगलों को
उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनके पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाए, ये हमारा फोकस है। तो दोनों पार्टी फोकस कर रही है, आपकी बात सही है। जहां तक की बात है, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आपने देखा 2 दिन पहले जज परीक्षा के जो रिजल्ट आया है, जो उसके परिणाम आए हैं, उसने पूरी तरीके से इस पूरे समाज को 5 साल पीछे कर दिया है जुडिशियल एग्जामिनेशंस के अंदर। वहीं पर देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 सालों से परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण पर जो है पाबंदी लगा रखी है। वो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण जिसके अंदर आदिवासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग जो है, जो बच्चे अनडिजर्विंग है, अंडर सर्विंग बच्चे जो है, उनको वहां पर जो है लाखों रुपए की फीस जहां पर नहीं दे पाते, वहां पर सरकार की तरफ से योजना थी कि परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, उसको बंद कर दिया गया है। तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से आदिवासी समाज को नेतृत्व मिलने से रोकने का एक सुनियोजित तरीका कर रहे हैं। वहीं पर आप देखिए कि आदिवासियों की जमीनों पर अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों के अंदर जितने कब्जे हुए हैं, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और जो उनके पदाधिकारी उन्होंने करे। समर जी बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं आप। सबसे ज्यादा पार्टी जो है देश में राज करने वाली, मध्य प्रदेश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी रही है। तब आपकी जब सरकार थी, जब लंबा अरसा आपने दिया है, तब आपको आदिवासी हितों की रक्षा करनी चाहिए थी। क्या उस समय चूक रह गई थी जो आप मतलब जाग गए हैं आपने कुंभकर्ण निद्रा से कि आदिवासी बाहुल इलाकों में जो है गलत हो रहा है, सरकार काम नहीं कर रही है? कपिल जी, मैं वही बता रहा हूं आपको, संविधान के अंदर उनको विशेष जो तवज्जो मिली है, किसने दी है? कांग्रेस पार्टी दी है। कांग्रेस ने ही उनके हितों की रक्षा के लिए, उनकी जमीनों की रक्षा के लिए जो जितने भी हम एक्ट लेके आए हैं, वो हमारे समय पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय पे आया हो तो अगर आपको मेरी बात हास्यास्पद लगती है तो आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में एक ऐसा कानून बना हो जिसके अंदर उनके हितों की रक्षा ज्यादा हो रही हो। नहीं हो रही है, आप भी जानते हैं। तो आप बता दीजिए, आपको मेरी बात अगर हास्यास्पद लग रही है। चलिए मैं जवाब लेता हूं, मैं कौन जवाब देने वाला? प्रियंका दुबे जी से जवाब लेते हैं। आप पूरी नहीं पूरी बात सुननी पड़ेगी। आपने हास्यास्पद करा है हमारी बात को, हम उसका पूरा जवाब आपको देके जाएंगे यहां से। आप बताइए कि परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण चालू किसकी सरकार में हुआ था? केंद्र में भी हुआ था तो भी कांग्रेस सरकार थी, प्रदेश में भी जब चालू हुआ था तो भी कांग्रेस की सरकार थी। जितने आदिवासी विद्यालय बने वो हमने बनाए हैं, जितने हॉस्टल्स बने। मेरा सवाल भी तो यही है समर सिंह जी कि क्या आपको लगता है सबसे ज्यादा आपकी पार्टी ने राज किया है, अब भी आदिवासियों का भला नहीं हो पाया है क्या 75-78 सालों में? 77-78 सालों के अंदर जितना शोषण पिछले 20 सालों के अंदर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है आदिवासियों का, उतना कभी नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूं ना, एनसीआरबी की रिपोर्ट ले 7,332 महिलाओं के समय का अभाव जवाब लेते हैं, समय का अभाव जवाब लेते हैं। प्रियंका जी, जितना हितैषी काम आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस सरकारों ने किया है, वो आपने नहीं किया है। 20 साल से आदिवासी समाज जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं, कितनी सच्चाई है समर सिंह के आरोपों में? नमस्कार कपिल जी, समर भाई और आपके माध्यम से सभी चैनल के दर्शकों को सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी आपके पैकेज का, जिसमें आपने निरंतर इनकी गिरावट दिखाई आदिवासी समाज के अंदर। जल, जंगल, जमीन और दुनिया भर की बातें जो लोग करते हैं, ये बातें धरातल पर नदारद हैं और खुद इसके नेता उस पे भी इत्तेफाक नहीं रखते, तो जमीन पर इस बात को समझा नहीं पाए। तो ये तो चलते राजनीति में मान सकती हूँ, परंतु अब हम बात करते हैं जो हमारे समुदाय इतने अच्छे से बोल रहे थे। मैं समर भाई की बात का एक क्वेश्चन बस पूछूँ। 1 जनवरी 1948 आजादी के बाद सरायकला खरसावा में गोलीकांड होता है कपिल जी, जिसमें 2000 से ज्यादा आदिवासियों को मशीन गन से पीट दिया जाता है। और राम मनोहर लोहिया जी इसके ऊपर से ये कहते हैं कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से ज्यादा जघन्य अपराध है और उसके बारे में आज तक कांग्रेस किसी मंच पे चर्चा नहीं की। और उन आदिवासियों का एक ही बस गलती थी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे, जिसे सन 2000 में जब अटल जी थे उन्होंने झारखंड राज्य को स्वीकार करके उनकी पूर्ति करी। वो 2000 आदिवासियों की चिंतन क्यों नहीं किया गया, उनके बारे में विचार क्यों नहीं किया गया? क्या गलती थी उनकी जो उनको इतनी बर्बरता से
मौत के घाट उतार दिए गए, आदिवासी ही थे बोले। और उससे बड़ी बात मैं कपिल जी बात करती हूँ, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 6 दशकों में बार बार कहा कि हम आदिवासी की जमीन देते। आदिवासी समाज हमारी संस्कृति, हमारी सनातन सभ्यता, हमारे मूल तत्व का जो अगर बोलते हैं पुरोधा भी बिरसा मुंडा खुद ने एक जन आंदोलन चढ़ाया और अपना बलिदान दिया मात्र 25 वर्ष की उम्र में। और सबसे ज्यादा कॉन्वेंट, सबसे ज्यादा कन्वर्जन, सबसे ज्यादा मशीनरी अगर अलग फूला है, अब मुझे उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं किसके शासनकाल में कॉन्वेंट जो है वो डेवलप हुए, धर्मांतरण मतांतरण किनके माध्यम से हुआ। और मैं आपको बता दूं, इससे भी बड़ी कुठारा का बात, इसको बिल्कुल गैर राजनीतिक रखिएगा, मैं ये ओपन होकर के बात करती हूँ और सनातन की पुरोधा होकर के मैं ये बात करती हूँ कि जब सनातन संस्कृति की बात आई, उनके मूल्य की बात आई, तो उनको पाखंड बताने वाली कौन सी पार्टी, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं, सब जानते हैं। उसकी कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। बिरसा मुंडा जी के बलिदान को तो तुमने यहीं पर खत्म कर दिया, उनके मूल्यों को तो यहीं खत्म कर दिया। अगर ऐसा था तो इतने सालों तक हमारी सनातन संस्कृति के जो मूल्य है, मूल तत्व है, उसका इस तरीके से परिहार कैसे होता रहा। चलिए जवाब अम्बेडकर जी की, 1 मिनट कपिल जी, मुद्दों पे बात करते हैं। राजनीतिक चर्चाएं तो बहुत होती है मंचों पे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, समर भाई भी करेंगे। हम तो बात करते हैं, चलिए आज युवा की बात करें। अम्बेडकर जी को आपने संविधान निर्माता की बात करी, हम भी मानते हैं, आप भी करते हैं। तो उनकी राह में संविधान सभा में अगर सबसे बड़ा रोल अटकाने वाली कौन सी पार्टी है? कपिल जी आपके नाम में थी, बताइए उनके लिए रोड़ा कौन बचे? उनको गद्दार कहकर के किसने अपमानित किया बार बार? आप बताइए, क्या वो दलित राष्ट्रपति जब पानी उनको अपमानित करने वाले कौन लोग थे? इस पर चर्चा कर लेते हैं अपन। उसमें आप लोग हमें कांग्रेस सदैव उदासीन रही, जभी तो मैं कहती हूँ कि चंद चावल के दानों से चावल की मांतरण होता रहा। चलिए प्रियंका जी मैं जवाब ले लूं, 30 सेकंड का समय देता हूं समर जी, फिर सीधा आशीष दुबे साहब के पास जाऊंगा। जिस तरीके के टंट्या मामा का जिक्र किया गया है, बिरसा मुंडा का जिक्र किया गया है, ये तो कांग्रेस शासनकाल में विलुप्त थे, इनकी चर्चा ही नहीं होती थी, ऐसा कहना है प्रियंका जी का। बीजेपी का शासन आया तो उनके उपलक्ष्य में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आपने संविधान का जिक्र किया, उन्होंने कह दिया कि अम्बेडकर को बाहर निकालने वाला कौन है, संसद में सांसद बनने से, सांसद बनने से रोकने वाला कौन है, ये भी आपको पता है। 30 सेकंड में समर जी बात को पूरा कीजिए। देखिए, जितने भी आरोप है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आरोप है, इस पे कोई जवाब देके मैं आपका 30 सेकंड और दर्शकों का 30 सेकंड खराब नहीं करना चाहूंगा। जहां तक की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से आदिवासी संस्कृति को लुप्त करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, उसका ह्रास करना चाहती है और उनको सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रखना चाहती है। मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि जज की परीक्षा एक परीक्षा नहीं है। इसके अलावा देख लीजिए, मध्य प्रदेश जितनी यूनिवर्सिटीज है वहां पर जो वाइस चांसलर है उसमें से कोई एक आदिवासी हो तो आप मुझे बता दीजिए। जितने बड़े पद पर पुलिस वालों में बैठे हैं, पुलिस विभाग के अंदर बैठे, गृह विभाग में बैठे हैं, पद क्या होता है? आप बीच में रोकेंगे 30 सेकंड के, मुझे आप सुनेंगे मुझे? जी बिल्कुल। तो आप जितने भी शीर्ष पदों पर लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर से आदिवासी कितने हैं आप मुझे बता दीजिए। तो दूसरी बात यह है समर जी, क्या मैं बोलूंगा आपसे, मैं बोलूंगा आपसे, क्या राष्ट्रपति शीर्ष पद नहीं होता है देश का? मैं आप बोल लीजिए पूरी बात मुझे मैंने मध्य प्रदेश की बात करी आपसे दोस्त, मैंने कहा बोला कि राष्ट्रपति नहीं बनाया? नहीं तो हम तो पूरे देश की बात करेंगे, राष्ट्रपति को लेकर आदिवासी की बात होगी तो पूरे देश की बात होगी ना समर सिंह जी। मतलब एक महिला को आपने, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया और बाकी जो पूरे समाज से आप उनके अधिकार छीन लेंगे क्या? आप ये कहना चाहते हैं मिश्रा जी? प्रियंका जी कुछ कहना चाहिए। प्रियंका जी, हमको बोलने का मौका नहीं मिलेगा इस चैनल पर, नहीं देंगे समर जी। आपने 30 सेकंड का समय दिया, आधे समय तो आप भी बोलते रहे, आधे समय तो आप ही बोलते रहे समर जी, आधे समय तो आप ही। 30 सेकंड की प्रतिक्रिया, हमारी बात कैसे पहुंचेगी लोगों तक? प्लीज 30 सेकंड की प्रतिक्रिया, 30 सेकंड की प्रतिक्रिया, फिर आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। प्रियंका जी 30 सेकंड मात्र। 30 सेकंड से भी कम में काम चल जाएगा। सीधी सी बात है, स्वास्थ्य से वंचित कर दो, शिक्षा से वंचित कर दो, संचार से वंचित कर दो, मौलिक आवश्यकताओं से, भौतिक सुविधाओं से उनको वंचित कर दो और वोट बैंक के लिए सीधे राज्यसभा सांसद और सीधे राज्यपाल बना दो। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। बिल्कुल सही, आप ये राजनीति यहाँ जमीन से कार्य किया जा रहा है। 47,000 करोड़ से ज्यादा का बजट उनके लिए मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है। धरती आबा के माध्यम से जमीनी स्तर पर, विकास खंड स्तर पर जाकर के कार्य किया जा रहा है। उनको कनेक्ट आप लोगों ने तो जंगलों में छोड़ दिया था।
जंगलों में छोड़ दिया, वही नरसंहार करते हैं आप लोग। प्रियंका जी, समय का अभाव है, आशीष दुबे जी के पास रुक करूंगा। आशीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से आदिवासी हितैषी होने का दोनों ही दल जो है आमदी कर रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं, आखिर क्या लगता है 2028 के विधानसभा चुनाव में कौन दल जो है आदिवासियों को रुझा पाएगा? 47 सीटों पर सीधा जो है इसका असर है। 47 सीट अगर बात अभी वर्तमान में बात की जाए तो 47 में से 25 बीजेपी के खाते में और 21 कांग्रेस के खाते में, लगभग इक्वल अभी बैलेंसिंग बात की जाए। नहीं, इसके लिए थोड़ा पहले देखना पड़ेगा कि आदिवासी वोट बैंक ये साफ तौर पे माना जाता है कि आदिवासी जो वोट है वो सीधे कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहा वोट है। वो कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस से 2003 में वो अलग हुआ था, नाराजगी से या जो भी असुविधाएं थी 2003 में कांग्रेस से अलग हुआ था, बीजेपी की तरफ चला गया था। वो बीजेपी के साथ वो 15 साल जुड़ा रहा, 2018 में वो वापस कांग्रेस की तरफ आया और 2023 के चुनाव में लगभग आधा 19-20 के अंतर से दोनों तरफ। तो ये पूरी जो जद्दोजहद है 2028 में 90% 80% अपनी तरफ लाने की है दोनों दलों की। ये आदिवासी केंद्रित कुछ राजनीति, एक बड़ा भाग जो है आदिवासी केंद्रित राजनीति का है, यह एक बड़ा दौर है और सारी जो जद्दोजहद है दोनों पार्टियों की इसलिए। तो ये तो इसका सियासी पक्ष है, लेकिन आदिवासियों का पिछले अगर हम यूं देखें कि 2050 से लेकर के 2003 तक कोई विकास नहीं हुआ, ये कहना भी ठीक नहीं होगा। इसलिए क्योंकि हम सीधे स्थिति देखें कि 2050 में आदिवासियों की क्या स्थिति थी और 1995 2000 आते आते तक क्या हुआ। तो कोई भी विकास है, कोई भी जो तरक्की होती है, अपग्रेडेशन होता है, वो समय के साथ होता जाता है। ऐसा नहीं है, आदिवासी नेतृत्व भी इस दौरान उभरा है। 2020 के बाद से आज 2025 2003 से 2025 तक भी उभरा है और 2003 में आदिवासियों की जो स्थिति थी 2025 में उससे बेहतर है। तो ये तो समय के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार के स्तर पर सुधार होता है, आदिवासियों की मांग मजबूत होती है, तो सरकार को ये कदम उठाने पड़ते हैं। और ऐसे राज्य में जहां पर 47 सीटें सीधे और टोटल 85 सीटें आदिवासियों के हस्तक्षेप से बनती बिगड़ती हो, वहां कोई सरकार इसको लेकर लापरवाही नहीं करेगी। सरकार में पहुंचने का सीधा रास्ता ही ये है। ये बात जरूर है कि कई जगहों पर ऐसी कमियां रही हैं जो दूर की जानी चाहिए थी, लेकिन मेरा नजरिया ये है कि जब 47 आदिवासी विधायक सीधे चुने जाते हैं, यानी वो सीधे सरकार में भागीदारी करते हैं, 47 में से हम काफी सरकार में रहते हैं, काफी विपक्ष प्रभावी भूमिका में रहते हैं, तो क्या उन्होंने अपने आदिवासी वर्ग के साथ न्याय किया? क्या उन्होंने उसको ऊपर उठाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए? और जो भी हुआ, कुछ उनके प्रयासों से भी हुआ, कुछ सरकार के प्रयासों से भी हुआ। तो आदिवासी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नेग्लेक्टेड है, लेकिन आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम किए जाने बाकी हैं। और जो अभी जो ये परीक्षा वाली बात आई जिसपे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको राजनीतिक नजरिया हो सकता है उसका, लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि उनको क्यों वो इतने एलिजिबल नहीं हो पाए। आदिवासियों के लिए जो शिक्षा की सुविधाएं हैं, जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, कोचिंग की सुविधाएं हैं, क्या ठीक से उन तक नहीं पहुंची? तो इस तरह के आकलन से बात बनेगी। बाकी ये है कि आदिवासी जो है सियासत का अंग है, चूंकि तो बहुत सारी बातें होती हैं। और एक बात और, आदिवासियों को शोषण नहीं होता ये बात बिल्कुल नहीं। हर कमजोर वर्ग जो होता है समाज का, वो चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित तबका हो, वो शोषण का शिकार होता है। शोषण का सरकार का काम शिकार होता है। समर जी, समय का अभाव है, 30 सेकंड में समय लूंगा तीनों महानुभावों का। अभी बीजेपी हाल ही में एक संकुल विकास परियोजना लॉन्च करने जा रही है, जिसमें 3 से 4 गांवों में क्लस्टर बनाकर 8 पंचायतों को जोड़कर जो है काम किया जाएगा। उसका उद्देश्य यह है कि बिना सरकार के खर्चे से, बिना सरकार के पैसे के जो है गांवों का विकास किया जाएगा, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो सड़कों के निर्माण को लेकर हो, मतलब स्वरोजगार से जोड़कर दिखा जा रहा है, यानी कि जनभागीदारी से जोड़कर दिखा जा रहा है। आपकी क्या कोई ऐसी मुहिम है आदिवासियों को जोड़ने के लिए? कैसे कांग्रेस पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी आदिवासी क्षेत्रों में? मेरी पिछली बात बाकी रह गई थी, वहीं से मैं इसको स्टार्ट करूंगा और आपको पूरा समय मुझे देना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति को ध्वस्त करने में लगी हुई है। उनको नेतृत्व ना मिले उसका पूरा प्रयास वो लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा कि उन्हें इक्वल लेवल ग्राउंड जो है बच्चों को नहीं मिल पा रहा आदिवासी समाज के, क्योंकि वो लाखों की फीस जो है इंदौर और भोपाल जैसे महानगरों में नहीं दे सकते, एडीपीओ की, सीजे की, एमपीपीएससी की, यूपीएससी की,
उसके लिए हमारी सरकार ने परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की तैयारी की थी, जिसमें उन बच्चों को पूरा मौका मिले उन बच्चों के साथ कॉम्पीट करने का जो लाखों की फीस देने में सक्षम है। उस योजना को पिछले 3-4 सालों से अगर आप पता लगाएंगे तो पता चलेगा कि उसकी मद नहीं आ पा रही, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, जहां पर बड़े संस्थान है, वहां पर उनको उच्च पद पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। ये भी एक प्रकार की साजिश है। दूसरा यह है कि आशीष कपिल जी की शराब पीकर एक आदिवासी के ऊपर प्रवेश शुक्ला नाम का आदमी पेशाब करता है, शायद आपने उसकी खबर सुनी होगी। भारतीय जनता पार्टी का है गैस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जिसके कारण फिर शिवराज सिंह चौहान साहब को पैर धोके पीने पड़े थे। ये घटना सीधी का और इसी प्रकार से 7,332 महिलाओं के साथ में जो है लैंगिक अत्याचार की रिपोर्ट 2022-23 के अंदर प्रकाशित करता है एनसीआरबी। इसके अलावा 6,000 जो है हत्या और हत्या के प्रयास की जो मुकदमे आदिवासियों पर समझ तो पुरानी बातों की मैं बोल रहा हूं, कैसे आमद दिलाए, उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे? 30 सेकंड में समय का अभाव है समर जी। नहीं, उपस्थिति इस प्रकार से दर्ज कराएंगे कि शराब जैसे आप सबसे महंगा जो ठेका बिका है मध्य प्रदेश के अंदर, वो झाबुआ के अंदर बिका है। वहां से तस्करी में हमारे आदिवासी समाज के बच्चों को लगा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस प्रकार से आप देखें कि उनको जो है स्कूल कॉलेजेस, उनके जो हॉस्टल्स होते थे उसके अंदर आज सुविधाओं का अभाव है। हम अपनी तरफ से ये प्रयास करेंगे। प्रियंका जी, तमाम आरोप है, आरोप सुने मैं रिपीट नहीं करूंगा, आरोपों का जवाब दे दीजिए 30 सेकंड में। समय का अभाव है प्रियंका जी, समय का ख्याल रखेंगी आप। जी कपिल जी कैसे होगी? महिलाओं से शराब बिकवा करके, उनको इजी लाइसेंसिंग करके, महिलाओं को अहाते खुलवा करके। शराब के लिए तो कमलनाथ जी की ये स्कीम थी कि महिलाएं भी शराब देंगी, उनको आसानी से शराब उपलब्ध हो सके, विदेशी ब्रांड्स की जो है वो शराब महिलाओं पी सके। कमलनाथ जी ने ये नीति बनाई थी। और इनके उस समय मंत्री कहते हैं, आबकारी मंत्री की माध्यम से गरीबों के लाभ की योजनाएं बनाएंगे, शराब पिलाएंगे और फिर उसकी गरीब को कल्याण करेंगे। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आती। समझ से बताए, क्योंकि इनके सीनियर लीडर्स की स्टेटमेंट है कि महिलाएं शराब बेचेंगी। उसके बाद में बात करती हूँ, बाबूलाल चंदेल जी ने महिला माधवी साके को गालियां बकी थी। एट्रोसिटी एक्ट में जो मामला कायम हुआ, आज तक चरण धोखे नहीं दिए माधवी साके के। वो ड्यूटी कर रही थी, हेलमेट के लिए कार्यकर्ता को उन्होंने मारा था कि आप पे हेलमेट ही पहनो, उन्होंने बदतमीजी करी। तो बाबूलाल चंदेल जी ने गालियां बकी थी। समर जी प्रतिक्रिया चाहूंगा 10 सेकंड की। समर जी और उमंग सिंगार जी को तो सभी जानते हैं, महिला उत्पीड़न में 4 पत्नियां, चारों पिताड़ी। सोचने वाली बात है कि आप लोग इनके माध्यम से कल्याण करेंगे, इनके माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे। आपको लगता है कि आप लोग जनता का विश्वास इन जैसे नेताओं के माध्यम से? समर जी 10 सेकंड की प्रतिक्रिया। समर जी फिर सीधा समर जी आवाज मिल रही है? करने का कितना भेद है? भारतीय जनता पार्टी जितने भी कार्यक्रम कर रही है, ये सिर्फ कार्यक्रम मात्र है, सिर्फ वाहवाही लूटने का तरीका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आदिवासी समाज संस्कृति का दोहन कर रहे हैं, उनको वोट बैंक बना के सिर्फ फोटोग्राफी करा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं मुख्यमंत्री, जिससे जो आदिवासी समाज का कोई भला नहीं हो पा रहा है। ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है। जो योजना पहले थी आशीष जी लास्ट प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। जिस तरीके से अब दोनों दल जो है तैयारियों में जुट गए, बीजेपी जो है संकुल विकास परियोजना भी लागू करने जा रही है, 3 दिन पहले ऐलान भी हो गया है, जहां पर क्लस्टर बनाकर काम किया जाएगा। क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है असरदायक साबित होगी 2028 के चुनाव में? कौन सी पार्टी होगी जो आदिवासी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश करेगी? देखिए, दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर काम करती है। एक पार्टी के पास पुराना एक विश्वास रहा है, दूसरी पार्टी के पास सरकार है। तो ये चीजें जो है इस पर निर्भर करेगी कि आदिवासी कितने संतुष्ट होते हैं। और दूसरी बात इस पर भी निर्भर होगी कि आदिवासियों का जो नेतृत्व है, जो आदिवासियों के नुमाइंदे हैं, वो आदिवासियों की कितनी बेहतरी के लिए कितना बेहतर काम कर सकते हैं। क्योंकि 3 साल 3.5 साल चुनाव को है और इस बीच में दोनों दल जो है लगभग इस मामले में बराबरी पे हैं। तो वो जो जैसे कहते हैं फोटो फिनिश वाली रेस है, जो आखिरी वक्त में आगे निकलेगा उसको सरकार के मतलब उसको राजपथ पर चलने में आसानी होगी। लेकिन ये देखना होगा कि आदिवासियों का विकास का मतलब ये नहीं होता है कि उनको शहर लाया जाए। आदिवासियों की संस्कृति, उनका समाज, उसको सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये देखना पड़ेगा कि आदिवासी अपने क्षेत्रों में रहे, पलायन को मजबूर ना हो, वो वहीं पर रह के बेहतरी की चीजें देखें। और जो ज्यादा पढ़ के क्वालिफाइड होगा वो निश्चित तौर पर बाहर आते हैं। आदिवासी नेतृत्व भाजपा में भी ऐसा है और कांग्रेस में उमंग सिंगार या डॉक्टर विक्रांत भूरिया भी है, जो इसी तरह की योजनाओं से आगे आए होंगे।
तो इस तरह से सशक्त बनाने की जिम्मेदारी खुद इन नेताओं की भी है और खुद समाज की खुद की भी है कि वो हक के लिए आगे आए और सरकारों को या दलों को मजबूर करे। बिल्कुल आशीष जी, देख रहा हूं कि 2028 के विधानसभा चुनाव में कौन सा दल जो है अपनी आमद जो है दर्ज करा पाएगा, कौन ऐसा वो दल होगा जो आदिवासियों के दिलों पर काबिज होगा। फिलहाल की इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए आपका, आशीष दुबे जी आपका, सबर सिंह जी आपका, साथ ही प्रियंका जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखा आपने आदिवासी हितों को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, प्रदेश में दोनों ही दल जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और आदिवासी समुदाय का जो है अपने आप को सगा होते हुए बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सगा कौन होगा, किसने आदिवासी के हितों की रक्षा की, किसने आदिवासियों का भला किया, ये सब जनता जो है, आदिवासी जनता जो आदिवासी समुदाय है वो तय करेगा। 2028 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर साफ होगी कि बीजेपी की तरफ आदिवासियों का रुझान ज्यादा है या फिर कांग्रेस की तरफ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।